देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कंसोलिडेशन बैलेंस शीट का। A Limited acquired 90% of the share in B Limited on 30th September at a cost of रुपये 1,20,000। कहता है 1,20,000 में खरीदे हैं। पहली बात किसने खरीदे बेटा बताओ। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना, जहां पर मैं बोलूँ वहीं देखना बेटा, अच्छा समझ में आएगा। इसने कहता 90% शेयर ए लिमिटेड ने खरीदे 1,20,000 के। ए ने खरीदे हैं तो ए की क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट है। तो ए की बैलेंस शीट में आ जाओ आप। ए की बैलेंस शीट में देखो, इन्वेस्टमेंट में देखो आ जाओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिखाई हुई है ना बेटा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1,20,000 दिखा रखा है, नहीं दिखा रहा? तो एक ही कॉलम में देखो, एक ही कॉलम में। ये दी हुई बेटा सामने क्वेश्चन में 1,20,000 में, कोई यहाँ से दिख रही तो वहां से नहीं दिख रही थी 1,20,000 रुपए। क्या चीज है? टेंजेबल एसेट्स होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दिखते हैं, इंटेंजेबल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2 निकाल रखा आपने है? हाँ तो इन्होंने क्या लिखा हो, इसके लिखा हो इधर दे मेरे को। हाँ तो इंटेंजिबल एसेट्स बेटा इन्वेस्टमेंट ही है, और कोई इन्वेस्टमेंट है ही ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आते हैं, 4 एसेट्स आती हैं। टेंजिबल में क्या आती है, ये गलत है। अब नई हेडिंग के अंदर 4 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स 1 नंबर पे वो आता है। 2 नंबर पे आपकी नहीं 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 नहीं, क्या गलत कर रहा है ये तो। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट इसमें सब हेडिंग में आएंगे बाबू, क्या कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ये होगी, उसके बाद 2 नंबर पे आपको डेफर्ड टैक्स एसेट्स आता है, ठीक है। 3 नंबर पे आपके लॉन्ग टर्म जो लोन एंड एडवांसेज है वो आते हैं। इस तरीके से होता है ये सारा। चलिए बैलेंस शीट बताई थी उसमें आपको। तो इन्वेस्टमेंट आपको बुक में लिखा हुआ नहीं, फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट लिखे हुए 1,20,000 के नॉन टेंजेबल एसेट्स है। ये क्या है, टेंजेबल एसेट्स के सही है कोमल। टेंजेबल एसेट्स में क्या चीज है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट है। लिखा नहीं हुआ पागल ने, ठीक है। उसके बाद नो बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर्ड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। कहता जिस दिन शेयर खरीदे थे 30 सितंबर को, उस दिन कोई बैलेंस शीट नहीं बनाई, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2018-19 लिखा मेरे बुक में आपको, मतलब पिछले साल और इस साल की बैलेंस शीट दी हुई है। मतलब ये 31 मार्च वाली होगी। 31 मार्च का जो बैलेंस है तो 1 अप्रैल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। समझ आ गई। चलिए अब सबसे पहले ध्यान से सुनना, आपको दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, दी हुई है। ऊपर किसकी दी हुई है, बी लिमिटेड की, दोनों साल की दी हुई है। बी की 2 कॉलम बने हुए और ए की 1 साल की दी हुई है, ठीक है। तो एक पिछले साल की बैलेंस है नीरज और एक इस साल की बैलेंस है। आराम से समझना चाहिए, क्वेश्चन 2 करो चाहिए 1 करो, लेकिन समझ में आना चाहिए। क्लियर है। अब देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। अब हमने किसको खरीदा पहले तो दिमाग में फिट करो। ए क्या है, होल्डिंग है। ए क्या है, और बी क्या है, सब्सिडरी है, ठीक है। बी सब्सिडरी है। तो सबसे पहले अपने हमने खरीदा 30 सितंबर को। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने क्या हो गए प्री के, और अगले 6 महीने क्या हो गए पोस्ट के। तो मैंने कहा था 30 सितंबर से पहले पहले का प्रॉफिट सारा क्या कहलाएगा, प्री, और 30 सितंबर के बाद का क्या कहलाएगा, पोस्ट। मान लो ये लाइन है ना, ये 30 सितंबर मान लो, इससे पहले का सारा क्या होगा, और इसके बाद का पोस्ट। 30 सितंबर तक का प्रॉफिट प्री होगा, समझाया। अब क्वेश्चन बोलता है कि 1 अप्रैल को ये बैलेंस था या 31 मार्च को ये बैलेंस था, 31 मार्च को। तो बेटा 31 मार्च को जो बैलेंस होगा वो क्लोजिंग होगा, 1 अप्रैल को वही ओपनिंग होगा। बस समझ आई मेरी बात। तो 31 मार्च यहाँ होगा, फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर यही होगा ना। तो 1 अप्रैल को जो बैलेंस ओपनिंग होगा वो इससे पहले ही है, वो तो प्री कहलाएगा। मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोल बेटा है, ठीक है। अब अपने बांटते किसको है, सब्सिडरी को। सब्सिडरी कंपनी का सबसे पहले अपने पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। देखो सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट देखो बेटा, उसमें आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा पेंडल का बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना लिखा, 20,000। 20,000 समझ आया कैसे लिखा। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या होगा, लिख दे 20,000। और इस साल का क्लोजिंग कितना है, 44। इधर देख ले भाई, साथ साथ 40। ओपनिंग 20,000 और क्लोजिंग कितना है, 44। समझ आ गया, बीडी और सीडी। बोलो बात समझ आएगी। ये यहाँ से इसको यार तो तेरे साथ बुक में दिखाता रहे बेटा। ओपनिंग क्लोजिंग बोल तो रहा हूँ नीरज, 20 और 44। आगे बात समझे।
अब सुन, अब इस क्वेश्चन के अंदर किसको देख रहा है तू ये बता पहले मेरे को। वही देख रहा हूँ। सब्सिडरी की बैलेंस शीट देखनी है अपने को, ठीक है। जब मैं होल्डिंग की बोलूँ तब देखना है। सब्सिडरी का सर क्या कर रहे हो आप? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सब्सिडरी का जो प्रॉफिट है ना प्री और पोस्ट अलग अलग कर रहा हूँ। अब बीडी था 20, क्लोजिंग था 44, मतलब 20 से 44 बढ़ गया। समझ आई मेरी बात? अब क्वेश्चन के अंदर देखो जनरल रिजर्व कितने दे रखे हैं। क्वेश्चन के अंदर बेटा जनरल रिजर्व देखो कितने दे रखे बैलेंस शीट के अंदर। जनरल रिजर्व, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी, सारे सौदे एफ आर के, हाँ एफ आर के सौदे हैं सारे। ठीक। जनरल रिजर्व देखो कितना दे रखा है बेटा, 80। ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है, 88। मेरे समझ में आई बात मेरी? मतलब आपके साल के स्टार्टिंग में 80 था, फिर कितना हो गया 88। बेटा रिजर्व में पैसा हमेशा कहां से जाता है, पेंडल से जाता है। इसका मतलब आपने करंट ईयर में रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर किया, 8000। 8000 समझा गया? रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते तो प्रॉफिट पेंडल में से कम होते कि नहीं होते? तो ये देखो टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व लिख दिया इधर डेबिट में। भाई अगर आते पेंडल में तो जमा कर देते क्रेडिट में, और गए हैं तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बोल बात समझ आएगी? टू जनरल रिजर्व कितने चले गए? ये देखो पेंडल एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, इससे ऊपर बनता है पेंडल अकाउंट, इसके नीचे बनता है पेंडल एप्रोप्रिएशन। मतलब एप्रोप्रिएशन में हम पैसे को एक जगह से दूसरी जगह डाला, डिविडेंड दिया, वो सब आइटम यहाँ आती है। समझा गया? तो यहाँ पर हमेशा देखना क्या आएगा, या तो रिजर्व आएगा या डिविडेंड आएगा, यही आइटम आएंगे बस। ठीक है, तो ये 8000 आ गया। कोमल 8 और 44 कितना हो गया, 52,000। मतलब हमारे पास टोटल 52 हो गया, और ओपनिंग में था कितना, 20। अब 20 से 52 हो गया। 52 कैसे, 44,000 तो आपके पास बच गया बेटा, 8,000 तुमने रिजर्व में डाल दिया, टोटल 52 माना। साल की शुरुआत में तो 20 था, तो बैलेंस इन फिगर आ गया 32,000। मतलब करंट ईयर में हमने 32,000 रुपये कमाए हैं। उन्हें यहाँ तक समझ आ गई नहीं आ गई? नहीं समझ में आ गई? तो करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए हम पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। सर जी क्यों निकाला? बेटा हमें क्वेश्चन ने करंट ईयर का प्रॉफिट दे ही नहीं रखा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना हुआ, और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा हुआ 32,000। उसमें से 1 अप्रैल से 30 सितंबर का प्री है, और फिर उससे आगे वाला क्या है, पोस्ट है। वो मैं कर दूंगा। ये भी पूरे साल का आ गया कि नहीं आ गया बताओ? आगे समझ में? 30,000 पूरे साल का बेटा, अप्रैल से दिसंबर मार्च तक का है, पूरे साल का है ये। पेंडल का ओपनिंग, पेंडल का क्लोजिंग, ठीक है। अब ये 6 महीने का क्या होगा, प्री, और 6 महीने का क्या होगा, पोस्ट। ठीक है, तो प्री प्रॉफिट 32,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 6, 6 महीने का आ गया प्री। क्वेश्चन हाथ से करना बेटा, आराम से आ जाएगा। पोस्ट प्रॉफिट 32,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 6, 2 बार करके दिखाया। 6 महीने का प्री, 6 महीने का पोस्ट, तो सेम ही आएगा बेटा। तो 16,000 प्री हो गया, 16,000 पोस्ट हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा, आगे समझ। तो बेटा आप क्वेश्चन फोटो कॉपी करा लो, और कोई इलाज नहीं है, क्या फायदा है? ठीक है, वो क्वेश्चन फोटो कॉपी करा लो, इधर देना आप मेरे को। फोटो कॉपी करा लो बेटा, ऐसे कंफ्यूज हो क्या फायदा, पुरानी बुक है। आप नई बुक में जाइए, या आप उसकी चीज 5 पेज फोटो खींच लेना, और घर पे जाके कोई पास में प्रिंटर और प्रिंट आउट निकलवा लेना उससे। ऑफिस में होगा नहीं है वो तो प्रिंटर के, वहां से निकाल लेना बाबा जी वाले में से। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो नीरज बोल दे बेटा। अब आगे आगे सुनो। अब अपने को बनाना कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। नेटवर्थ किसकी निकालनी है? सबसे पहले ये समझ लो नेटवर्थ होती क्या है। हाँ, किस डेट की निकालनी होती है? जिस डेट को हमने क्या खरीदे, इन्वेस्टमेंट खरीदे। इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी बेटा 30 सितंबर को, तो अपने को किस डेट की बनानी है, 30 सितंबर। ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुन लो। तू गलत करेगा नीरज, मेरे को पक्का विश्वास है, क्योंकि मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है। दिल कर रहा था, दिल कर रहा है इसलिए निकाल रहे हैं। तो बता तो रहा हूं तेरे को, दिल कर रहा है, गधा कहेगा। अरे हमने इन्वेस्टमेंट कितने खरीदे थे, कल की क्लास में क्या सीखा, क्यों निकाला, सब कुछ बताया हुआ था। एक ही क्लास लगाई, ये दोनों लगा ली इन्होंने। हमने इन्वेस्टमेंट कितने खरीदे नीरज, कितने खरीदे? पड़ी हुई चीज को तो याद रख ले, 1,90,000 खरीदे। कोई चीज खरीदते या तो प्रॉफिट होता है, या
कुछ नहीं होता, नो प्रॉफिट नो लॉस, तीन चीज होती है। तो अपने को चेक करना है कि क्या हो रहा है वो। समझ आ गई मेरी बात? आपने क्या खरीदे 90%, दूसरी कंपनी को 90% खरीद लिया, तो दूसरी कंपनी का टोटल वर्थ कितनी है ये निकालेंगे। दूसरी कंपनी की 30 सितंबर तक के लेंगे। अब देखो उस कंपनी की बैलेंस शीट में देखो बेटा, बी कंपनी की बैलेंस शीट देखो, सब्सिडरी की कैपिटल कितनी है भाई साहब। नए चैप्टर में पहले 2 दिन छुट्टी कर लो, कहानी फिट है, कुछ नहीं कर सकते फिर आप। नए चैप्टर में पहले दिन 2-3 दिन छुट्टी कर लो, फिर कुछ भी नहीं बनता। जैसा है ये चैप्टर इतना आसान बना देता, अब उसको तो लगता है बहुत आसान। नए चैप्टर में प्लीज छुट्टी मत किया करो। अब देखो बेटा, नेटवर्थ का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है, लेकिन मैंने कहा था एसेट्स में से जब लायबिलिटी लेस करोगे तो ये कैपिटल और रिजर्व बचेंगे। क्या बचेंगे? कैपिटल और, तो आप डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व को जोड़ लो। समझाई मेरी बात? डायरेक्ट कैपिटल और रिजर्व को जोड़ लो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे रखा बेटा बताओ? 40,000 ले लिया। अब सुनो, हमें 30 सितंबर तक के प्रॉफिट लेने हैं। कब तक के लेने हैं? 30 सितंबर तक के। अब मेरी बात सुनो, इसका ओपनिंग पेंडल देखो कितना है। अब ओपनिंग पेंडल में गलती क्या? ओपनिंग पेंडल का मतलब क्या हुआ? ओपनिंग पेंडल का मतलब हुआ 1 अप्रैल का प्रॉफिट। कब का प्रॉफिट बेटा? सर 1 अप्रैल का। हाँ, हमें तो 30 सितंबर तक लेने हैं। 30 सितंबर तक का क्या प्री है? क्योंकि ये जो नेटवर्थ निकाल रहे हैं ना कोमल, वो 30 सितंबर की निकाल रहे हैं अपने। क्यों निकाले 30 सितंबर की? क्योंकि 30 सितंबर को हमें शेयर खरीदते हैं, तो 30 सितंबर को कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट है या लॉस है। समझ आ गई मेरी बात? तो अब ओपनिंग पेंडल, अब ओपनिंग पेंडल आपने लिखा था 1 अप्रैल को ओपनिंग पेंडल 20,000 था, ये मैंने लिख दिया 20,000। आगे बात समझे? अच्छा, ओपनिंग 1 अप्रैल तक का प्रॉफिट लिख दिया, लेकिन अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का प्रॉफिट भी प्री है 6 महीने का, तो 6 महीने का प्री प्रॉफिट ये निकाला हुआ मेरा 16,000 निकाला हुआ ना। तो ये लिख दिया मैंने बेटा, देखो प्री प्रॉफिट कितना? 16,000। बोलो बात समझ आएगी? बोलो बेटा। अच्छा, मतलब 30 सितंबर से पहले पहले का प्रॉफिट सारा क्या है? प्री है। अब देखो जनरल जीरो का ओपनिंग बैलेंस देखो कितना था, इसको पता ही नहीं लग रहा। ये क्वेश्चन तो देख ले भाई, जनरल जीरो का ओपनिंग बैलेंस कितना है? कितना है? किस डेट को है ये? 18-19 का मतलब क्या हुआ? यार 18-19 लिखा है, मतलब क्या हुआ? बता सा। ये मतलब पिछले साल का है। अब सुन, 2 साल के कॉलम बने ना बेटा, तो ये जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट कब बनती है? एंड ऑफ द ईयर बनती है, ठीक है? कब बनती है? एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो 18-19 बोला ना तू, तो ये 18-19 और दूसरा कॉलम क्या है? हाँ, तो 18-19 क्या है? पहले 18-19 का मतलब क्या हुआ नीरज? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। तो ये आपका 31 मार्च 2019 का बैलेंस है रिजर्व का, कितना? 80,000 आपके अकॉर्डिंग। समझ गया? अब 31 मार्च 2019 का 80,000 क्लोजिंग बैलेंस है, वो 1 अप्रैल 2019 का क्या होगा? ओपनिंग होगा। ठीक है? अब ओपनिंग उसने दिखा नहीं, लेकिन हमें पता है पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो अगले साल का क्या होगा? ओपनिंग होगा। समझ आ गई? और 19-20 का क्लोजिंग कितना? 88,000 है। इसका मतलब आपने करंट ईयर में 8,000 रुपये रिजर्व डाले थे, वो 8,000 मैंने यहाँ लिख दिए। समझ आ गई मेरा? तो अब ओपनिंग जनरल रिजर्व कितना है? 80,000। समझा क्या? अब ओपनिंग जनरल रिजर्व बता, प्री है या पोस्ट है? तो गधा है, इसको सीखने में दे प्री। मूर्ख प्राणी बेटा, तेरे जैसे बहुत पढ़ाया मैंने। प्री है या पोस्ट है बता? सर मेरे को तो प्री लग रहा है। प्री लग रहा है? कैसे लग रहा है? क्यों लग रहा है? सर ऐसे आप कंफ्यूज ना हो। यार मैं कंफ्यूज, मैं तेरा लॉजिक क्लियर कर रहा हूं, मैं तेरे को समझा रहा हूं, तू समझने की कोशिश नहीं कर रही। सर समझना में बात तो आ जाए। यहां तक हो गया बेटा? अब वो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, बैलेंस शीट में गुडविल देखो बेटा, लिखी हुई है। लिखी हुई है क्या आपकी गुडविल? लिखी हुई है? कितनी लिखी हुई बताना है बेटा? कब लिखी है? फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में? 20 लिखी हुई है। ठीक है, मतलब पहले साल में 20 थी और दूसरे साल में 20। ठीक है, अब क्वेश्चन की अदर इंफॉर्मेशन पढ़ना, नीचे देखो लिखा हुआ कुछ। Assume the profit of B Limited has accrued evenly throughout the year, मतलब पूरे साल इक्वल होता है, महीने वो। ठीक है, and the goodwill appearing in the balance sheet of B Limited is to be written off।
प्रिपेयर द कंसोलिडेशन बैलेंस शीट। तेरा जो गुडविल है ना उसको रिटर्न ऑफ मतलब पेंडा से चार्ज करना है, उतने की वैल्यू क्या करनी है, कम करनी है। तो गुडविल की वैल्यू क्या थी 20,000, अब उसको खत्म करना है, मतलब वैल्यू क्या करनी है 0। तो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो प्रॉफिट है लॉस है, लॉस है। तो जितना प्रॉफिट हो वो सारा जोड़ लिया, वो लॉस है उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। आगे बात समझे। तो ये प्रॉफिट ये प्रॉफिट ये प्रॉफिट ये प्रॉफिट जोड़ लिया। अब ये 20,000 का लॉस है, तो अपने तो देखो ये पेंडल में से या रिजर्व में से किसी प्रॉफिट में से चार्ज करेंगे ना, तो अपनी नेटवर्थ कितनी आ गई बेटा 1,36,000। मतलब 30 सितंबर को जब कंपनी खरीदी थी ना अपने, जब उस कंपनी की नेट वर्थ कितनी थी 1,36, नेटवर्थ मतलब नेट वैल्यू कितनी थी 1,36 थी। एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर लो तो भी यही आएगा। और देखो आपको मैंने बैलेंस शीट बना के भी समझाया था कि एसेट्स पूरी होती है वन साइड, है ना। लायबिलिटी साइड में क्या होती है, दो चीज होती है, कैपिटल रिजर्व और नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो आप एसेट्स की पूरे टोटल में से वो लायबिलिटी घटा दोगे तो ऊपर वाला एरिया बचेगा, कैपिटल और रिजर्व बचेंगे। तो आप कैपिटल रिजर्व बचेंगे तो डायरेक्ट कैपिटल और रिजर्व को जोड़ लो तो भी नेट एसेट्स से आ जाएगी। समझ आ गई मेरी बात, कमल आगे समझेंगे दोबारा दो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमेशा नेटवर्क निकालने के लिए कैपिटल प्लस रिजर्व जोड़ेंगे, और कोई एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे तो प्रॉफिट है वो जुड़ जाएगा, और एसेट्स को रीवैल्यू करने पे लॉस है तो वो लेस हो जाएगा, ठीक है। तो उस दिन कंपनी की वैल्यू कितनी थी बेटा, इसकी वैल्यू 1,36। अब सुनो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ठीक है। क्या अगर हमारे को प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, अगर हमारे को लॉस हुआ है तो अपने उसको लॉस नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि इस कंपनी को खरीदने से हमें भविष्य में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और हमने उसको किसकी पेमेंट की है, गुडविल की पेमेंट की, ये मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये 1,20,000 देखो क्वेश्चन में दे रखी थी, 90% पहली लाइन में दे रखा है क्वेश्चन में 90% शेयर कितने में खरीदे था आपने, 1,20,000 का। आगे बात समझे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,20,000। अब सुनो 1,20,000 लगा के आपको क्या मिला, आपको इस कंपनी पे 90% अधिकार मिला, है ना। तो इस कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है 1,36, 30 सितंबर को 1,36। तो बेटा शेयर इन नेटवर्क मतलब नेटवर्क में हमारा हिस्सा कितना है शेयर का मतलब, तो 1,36,000 में हमारा हिस्सा कितना है 90%, तो कितना आ गया 1,22,400। तो इसकी हमने दिए कितने 1,20, लेकिन इसमें हमारे हिस्से में कितना आया 1,22,400। तो हमें तो बेटा 2,400 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये 2,400 रुपए का प्रॉफिट लिख दिया, समझ आ गया। ये आ गया कैपिटल रिजर्व। अब टीचर क्या करते हैं, टीचर लॉजिक नहीं बताते, टीचर कहते हैं अगर ये माइनस में आए तो प्रॉफिट है और प्लस में आए तो गुडविल है, रटना मत। अब देखो आपने लगाए कितने 1,20 और हमें कितने का हिस्सा मिला 1,22, ज्यादा मिला है कम मिला, तो हमारे प्रॉफिट है, और वो क्या लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। आगे समझ भाई, इजी है, आप जैसे हम बोल दीजिए। जब तक 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, या तो कोई डाउट हो तो पूछ लो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 क्वेश्चन कराने की सोच रहा हूँ मैं एक क्लास में, लेकिन तुम स्टार्टिंग का तुम्हारा बेस बिगड़ गया, इस वजह से दिक्कत आ रही है मेरे को। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, चलिए। ये पहला वर्किंग नोट बनेगा बेटा नेटवर्थ का। सर आपने तो पहले ये बना दिया बेटा, क्या हुआ करंट ईयर का प्रॉफिट हमें अलग अलग नहीं बताया हुआ था, तो अब सबसे पहले ये निकालेंगे प्री और पोस्ट। कारण क्योंकि जब नेटवर्थ निकालेंगे तो प्री प्रॉफिट अलग से दिखाना है, जब हमें प्री नहीं पता होगा तो नेटवर्थ कैसे निकालेंगे। समझा कि मेरी बात, पहला नेटवर्थ निकालेंगे, दूसरा क्या निकालेंगे कैपिटल रिजर्व या गुडविल। अब सुनो 90% कंपनी मेरी है, 90% कंपनी मतलब होल्डिंग की है, 10% किसकी है अदर लोगों की है, उनको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी। सब्सिडरी कंपनी जो है ना वो 10% औरों की है। तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी होते हैं ना, मेजोरिटी मतलब जिसकी ज्यादा हो, माइनॉरिटी मतलब कम हो, तो ये 10% क्या है माइनॉरिटी हो गई बेटा, ठीक है। तो इनको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब क्या निकालेंगे माइनॉरिटी का। अब देखो शेयरिंग नेटवर्क, नेटवर्क कितनी थी आपने निकाली, ये भी देखो 1,36,000, इसमें से 90% हिस्सा तो यहाँ आ ही गया था, तो कितना बता बताओ बेटा 10%। तो 1,36,000 का 10% कितना हुआ 13,000, मतलब ये उनका हिस्सा है, ठीक है। पूरी कंपनी मेरी है लेकिन 13,600 हिस्सा उनका है। समझ में आई मेरी बात। अब देखो चलो ठीक है, ये प्री प्रॉफिट तो आपने यहाँ लिख दिया, तो ये इसका यहाँ चला गया, उसका उनको मिल जाएगा। लेकिन जो पोस्ट का प्रॉफिट था 16,000, वो 10% तो माइनॉरिटी का है और 90% किसका है, ठीक है। तो ये देखो शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 16,000 का 10%, ये पोस्ट है वो प्री था, ध्यान देना अमाउंट सेम थी वो बात अलग है, समझिए। 16,000 का 10% कितना हुआ 1,600, तो 13,600 प्लस 1,600 कितना हो गया बेटा 15,200, ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब ये कंपनी, अब ध्यान से सुनना, जो सब्सिडरी कंपनी है उसका नाम क्या है बी लिमिटेड,
बी लिमिटेड कंपनी में मेरा 90% हिस्सा 10% लोगों का है, लेकिन लोगों का टोटल 10% हिस्सा कितना बनता है? 15,200। कितना बनता है? अगर मैं उनको 15,200 दे दूं तो वो सारी कंपनी किसकी है? मेरी है। मेरी मतलब ए लिमिटेड की। ठीक है, तो ए लिमिटेड क्या करेगी? बी लिमिटेड की सभी एसेट्स को अपने एसेट्स में जोड़ लेगी, सभी लायबिलिटी को अपनी लायबिलिटी में जोड़ लेगी। अब वो कहता सारी एसेट जोड़ ली तूने, सारी लायबिलिटी जोड़ ली तूने, तेरा 100% थोड़े हिस्सा, तेरा तो 90% है। कहता मैं सारा जोड़ लेता हूँ और जो 10% है ना वो उसको रिवर्स लायबिलिटी साइड में दिखा दूंगा कि बिना 10% मेरी लायबिलिटी है। मैं ए और बी की क्या बनाता हूँ? इकट्ठी बैलेंस शीट। कहते इकट्ठी मत बना, ए तो सारी तेरी है ही, बी में तेरा 90% हिस्सा है, तो मैं सारी जोड़ लेता हूँ, 10% को मैं लायबिलिटी दिखा दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 100 रुपए हैं, मेरे 500 रुपए हैं, आप कहते हो सर आप मेरे पैसे आप वाले में जोड़ मिक्स मत करना। मैं कहता मैं जोड़ लेता हूँ, मैं ये बोल दूंगा कि टोटल 500 है, उसमें से 100 कोमल के हैं। समझाई मेरी बात? वो बात है। ठीक है, तो ये मतलब 15,200 रुपये सिर्फ बी लिमिटेड में माइनॉरिटी के, बाकी सारी बैलेंस शीट किसकी है? ए की है। तो ए बी को अपने अंदर जोड़ लेगी, कंसोलिडेट कर लेगी। ठीक है बेटा, ये आ गया। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझ में आ गया यहाँ तक। अब अपने क्या बनाएंगे बेटा? कंसोलिडेट पेंडल ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है? ए लिमिटेड। अब बैलेंस शीट में एक देखो पेंडल कितना दिया हुआ है, कितना दिया होता है पेंडल है? कितना दिया पेंडल बताओ? 80,000 ये जोड़ के। ठीक है, होल्डिंग का खुद मतलब होल्डिंग ने अपने बिजनेस से कितने कमाए? 80। अब सुनो ध्यान से, सब्सिडरी का पोस्ट प्रॉफिट कितना था? 16 में से 10% तो यहाँ जोड़ दिया, 90% किसका है? होल्डिंग का है। तो 16,000 का 90% कितना है? 14,000। ये कितना हुआ? 94,400। टोटल प्रॉफिट आ गया होल्डिंग का 94,400। जहां तक समझ आ गया। ये 4 वर्किंग नोट बनेंगे, नेटवर्थ, कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी और पेंडल। हो गया। अब बैलेंस शीट बनानी इकट्ठी। इकट्ठी बैलेंस शीट के मैंने आपको रूल लिखाए थे। स्टेप फर्स्ट, कैपिटल हमेशा किसकी दिखाएंगे? होल्डिंग की। उसके लॉजिक भी बताए थे मैंने क्लास में, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लॉजिक को छोड़ दो, गोली मारो। कैपिटल किसकी आएगी? रिजर्व किसके आएंगे? होल्डिंग की। रिजर्व किसके आएंगे? होल्डिंग के। लायबिलिटी दोनों की, एसेट्स दोनों की, बट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। बट क्या नहीं आएगी? क्योंकि कारण कारण सुन लो, मैंने बताया है 10 बार वैसे कारण आपको कि उसकी इन्वेस्टमेंट किसकी? होल्डिंग की। और सब्सिडरी की कैपिटल और रिजर्व। ये देख लो, सब्सिडरी की कैपिटल और रिजर्व कितने आए थे? 136। बोलो बेटा। 136 का 90% ये आ गया ना। तो इसकी ये 136 का 90% 122,400 आया। तो 122,400 ये सब्सिडी की कौन सी आइटम है? लायबिलिटी वाली है। और ये 120 इसकी कौन सी आइटम है? एसेट्स वाली है। तो 120 और 122 हमने आपस में काट दिया, नेट कितना आया? 2400। तो नेट 2400 बताओ, 122 ज्यादा था, 120 ज्यादा था? 122 ज्यादा। तो ये 122 वाला कौन सा है? लायबिलिटी साइड वाला आइटम है ना ये, कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में नेट 2400 दिखा देंगे, 120 से 120 कॉमन है, दोनों में वो कट जाता है। ये लॉजिक था, इसका मैंने समझाया था आपको। एनीवे समझ आ गई मेरी बात? कैपिटल होल्डिंग की, रिजर्व होल्डिंग के, लायबिलिटी दोनों की जोड़ के दिखाओगे, एसेट्स दोनों के आएंगे, बट जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आएंगे, वो कट गया आपस में। ठीक है, ये बैलेंस शीट ले लो भाई। देखो अब देखो बैलेंस शीट बना रहे हैं अपने। देखो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट देखो। होल्डिंग कंपनी की कैपिटल किसकी आएगी बताओ? होल्डिंग की। होल्डिंग कैपिटल कितनी है? 4 लाख। देखो बेटा, अब रिजर्व एंड सरप्लस। अब होल्डिंग का कंसोलिडेट पेंडल बताओ कितना है? 94,000। ये कंसोलिडेट पेंडल 400। अब कैपिटल रिजर्व सुनो, होल्डिंग का कैपिटल रिजर्व किसके आएंगे? होल्डिंग के आएंगे। बताओ कैपिटल रिजर्व कितना है? 40,000। और होल्डिंग का 2400 का नेट प्रॉफिट जो कैपिटल रिजर्व आया था, जोड़ दिया ना 2400, ये जोड़ दिया इसमें। ठीक है, जनरल रिजर्व किसका आएगा? होल्डिंग का। होल्डिंग की जनरल रिजर्व इक्विवेलेंट 2 लाख। अब देखो, अब ये सारी बैलेंस शीट जोड़ रहा हूं, लेकिन ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने देने हैं, मेरी लायबिलिटी है, तो इसको एक नई हेडिंग लगेगी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्या लगेगा? जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, उसमें दिखाएंगे अपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने? 15,200। ये हमारी लायबिलिटी, क्योंकि हमने सारी एसेट सारी लायबिलिटी अपनी मान ली। मैंने कहा सारे 500 मेरे हैं, मैं बता दूंगा कि 100 मैंने देने हैं, तो उसे सारा अपना मान लिया और बता दिया कि इतना देना है। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना दिखा दिया इसमें? 15,200। अब इसमें करंट लायबिलिटी है नहीं, क्वेश्चन के अंदर टोटल लगा दिया। एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में मतलब फिक्स्ड एसेट्स में देखो, टेंजिबल एसेट
देखो इसकी कितनी थी और उसकी कितनी थी सब्सिडरी की, छोड़ दिया। कितना है 752 7। आपको क्वेश्चन मत देखो 752 7 आगे समझ में। कोई डाउट है बोल पूछ ले भाई, कोई डाउट है तो आगे समझ में। आराम से घर जाके समझ लेना। कल मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा सुबह, 2 तो पक्के कराऊंगा। कौन सी आगे की? हाँ ये सही है, कल जल्दी हो जाएगा। तो मैं अभी आप ये लो, इसके आगे क्वेश्चन क्यों फोटो क्लिक करो, आप नोट करके आ जाना। सही है, सुबह अभी कर लेते हैं, सुबह 3 और 4 दोनों की कर लो बस, 3 और 4 दोनों की होंगे।